नदी, वायु एवं हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। सूची को मिलाना है। जलगर्तिका नदी, घोलरंध्र भूमिगत जल, पल्सा, परिहिमानी, लूनेट वायु। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है? केटिल, ड्रमलिन तथा एस्कर है, जबकि यारडंग पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। कथन और कारण अभिकथन है। क्रमबद्ध ग्रेनेड नदी द्वारा न तो शुद्ध अपरदन होता है, न ही शुद्ध निक्षेपण। कारण यह उपलब्ध ऊर्जा और किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है। कथन और कारण दोनों सही है तथा सही व्याख्या है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है? युवाला, अंधी घाटी, धस्ती निवेशिका ये शामिल है, जबकि सीप टिम्बा पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित होता है। टिल मैदान, हिमनद, जलगर्तिका बहता जल, हम्स भूमिगत जल तथा रिपल्स वायु द्वारा। चीन की 90% मिट्टी है लोयस एवं जलोढ़। इंगा जलप्रपात, डीआरसी, पाउलो अफोंसो प्रपात ब्राजील, वर्मिलियन प्रपात कनाडा तथा शिवसमुद्रम प्रपात भारत। मिसिसिपी नदी, पच्छी-पंजा, गंगा चापाकार, नर्मदा एस्च्यूरी, टाइबर अग्रवर्ती। फॉसिल जल किसे कहते हैं? सहजात जल को फॉसिल जल कहते हैं। जीवनाय जल एक प्रकार का भूमिगत जल है जो पृथ्वी की ठोस परत में मैग्मेटिक जलवाष्प के ठंडा होने से बनता है। इस पानी का सबसे पहले ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक शस्त्र ने उल्लेख किया था। उल्का जल वर्षा से प्राप्त पानी है। इसमें झीलें, नदियां और बर्फ के पिघलने का पानी शामिल है, जो सभी अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा से उत्पन्न होते हैं। पत्तन के लिए फियोर्ड उपयुक्त नहीं है। कारण फियोर्ड निमग्न हिमनदी घाटियां होते हैं, जिनमें तट के किनारे संकीर्ण गहरी वाहिकाएं होती हैं। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। पेनीप्लेन शब्द दर्शाता है किसी नदी चक्र की वृद्धावस्था में निर्मित समतल सतह और अपरदन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह, अर्थात ए और ई। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी स्थित है पूर्वी अफ्रीका में। नील नदी पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो सबसे लंबी नदी है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आर्टिजियन कूप अर्थात पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल के स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं तथा सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा आर्टिजियन कूप में अंतर होता है। आर्टिजियन कूप की स्थिति में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलता है। विश्व में सर्वाधिक आर्टिजियन कूप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में इसका सर्वाधिक विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां इसका विस्तार 6 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। उत्तरी अमेरिका के वृहद झीलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम से हुआ है? हिमानीकरण अर्थात ग्लेशियर प्रोसेस से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कारपेंट्रिया की खाड़ी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिद्रा की खाड़ी लीबिया में स्थित है। पोहाई की खाड़ी चीन के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें हंगहो नदी गिरती है। इसे चिहली की खाड़ी भी कहा जाता है। टोंगकिंग की खाड़ी मलेशिया नहीं बल्कि हनोई के पूर्वी भाग में स्थित है।
हार्न अंतरीप अर्जेंटीना, कमोरिन अंतरीप भारत, गुड होप दक्षिणी अफ्रीका, यार्क अंतरीप ऑस्ट्रेलिया। सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं? तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी पर्वत भ्रंश पठार मैदान तथा झील, तृतीय श्रेणी वायुमंडल से उत्पन्न यथा जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद एवं परहिमानी द्वारा अक्षय अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थलाक रूप को इस आकार की में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना की? हमबोल्ट ने। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। हमबोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्निया शब्द का प्रयोग किया। जर्मन में इसे अर्धकुंडीय, अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन भू-आकृति समूहों का निर्माण अपरदन द्वारा हुआ है? डी. सर्क, स्टैलेग्माइट, वायुघृष्टाश्म। पवन विदर की परिघटना किससे संबंधित है? नदी द्वारा अविशीर्ष अपरदन। मोनोडनॉक नदी, अंधी घाटी, भौमजल, मलिन, ड्रमलिन हिमनद द्वारा तथा जीवजैन पवन द्वारा। यारडांग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं? वातोड़। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप वायु अपरदन द्वारा बनता है? यारडंग। नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति हैं गार्ज, कैनियन, नदी विसर्प, नदी वेदिका, संप्राय मैदान तथा संरचनात्मक सोपान। हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, अरेत, हार्न या गिरिश्रिंग। काष्ठ द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति लैपीज, काष्ठ खिड़की, युवाला, पोलियो तथा धस्ती निवेशिका आदि। चापाकार डेल्टा, नील नदी, जॉर्नद मैकेंजी, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी तथा परित्यक्त डेल्टा येलो नदी। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण किया जाता है? मिसिसिपी। अपरदन के कारक नदी द्वारा जो सुमेलित नहीं है, नदी से अवनमन कुंड, हिमनद से टार्न, पवन से वात छिद्र पवन से नहीं बल्कि समुद्री धारा द्वारा बनते हैं। समुद्री लहरें स्टार्क। अभिकथन, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। बर्फ की मोटाई, कम गहराई और घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है। ये सही है दोनों, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता या हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है तथा बर्फ की कम गहराई और घाटियों की भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम होता जाता है। हिमनद द्वारा घर्षण कार्य उस समय अधिक सक्रिय होता है जब ढाल इतना हो कि हिमनद के आगे बढ़ने की गति तीव्र हो, परंतु हिमनद टूटकर गिरने न पाए। हिम तथा शिलाखंडों का दबाव अधिक हो तथा ये पदार्थ हिमनद की तली को स्पर्श करते हुए चले। इस स्थिति में तली तथा पार्श्व भागों में कई प्रकार की खरोंचें पड़ जाती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर डी मार्तोनी महोदय ने हिमनदीय अपरदन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो हिमनदीय अपरदन की व्याख्या करता है। डी मार्तोनी ने प्रतिपादित किया, यदि हिमनद की तली का ढाल समान नहीं है तो दरार क्षेत्रों के दोनों ओर ऊपर और नीचे सर्वाधिक अपरदन होता है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है?
स्थलाकृति हैं टेरा रोसा, घोलरंध्र तथा डोलाइन, जबकि जियोड नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडोब। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्ध शुष्क क्षेत्रों तथा मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियों की घाटियों में लोयस के समान मिट्टी का जमाव मिलता है। इस जमाव को संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब कहा जाता है। संरचना तथा अन्य गुणों में एडोब यूरोप और एशिया के लोयस जमाव से पूर्णतः साम्य रखते हैं। बेल्जियम तथा फ्रांस में लोयस को लिमन, फ्रांस तथा बेल्जियम तथा पवन के द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान वान रिchthofen ने चीन में किया था। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को डमरिंग कहते हैं। हिमनद द्वारा अपर्दित स्थल रूप हैं यू आकार की घाटी, सर्क या हिमगह्वर, टार्न, अरेत या तीक्ष्ण कटक, हॉर्न या गिरिशृंग, नोनाटक, श्रृंगपुच्छ, भेड़पीठ, शैल या रासमोटोन, हिमसोपान और फ्योर्ड। जबकि निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं हिमोड़, डमलिन, एस्कर, केम, केटिल, हमक तथा हिमनद अवक्षेप। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति इनमें से किसे कहा जाता है? ड्रमलिन को। ड्रमलिन के बारे में क्या तात्पर्य है? हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। ड्रमलिन का निर्माण होता है हिमनद निक्षेपण के द्वारा। संरचनात्मक सोपान का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है? नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपरदन। शैल सरिता शब्दावली परिहिमानी से संबंधित है। शैल सरिता शब्दावली परिहिमानी से संबंधित है। शैल मलबा जिसमें बड़े और बारीक सभी प्रकार के कण होते हैं, उनमें उनके समूहों को जो कि घाटी में एकत्रित होकर ढाल के अनुसार अग्रसर होता है, शैल सरिता कहते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तर सरिता सदैव घाटियों से होकर ही प्रवाहित हो। कभी कभी उत्तल ढाल से शैल मलबा सरिता के रूप में प्रवाहित होता है। शैल सरिता में पदार्थों का श्रेणीकरण तुषार उत्क्षेपण के कारण होता है। डेल्टा के परिणाम है हिमनदन निक्षेपण का। अपरदनात्मक स्थल रूप है हिमनद के यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, टार्न, अरेत, हार्न, नोनाटक, भेड़पीठ, शैल या रासमोटोन, हिमसोपान, पैटरनॉस्टर झील, फ्योर्ड। W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना हिमगह्वर निर्माण से संबंधित है। W.V. लेविस महोदय ने सन 1938-40 में जॉनसन के सिद्धांत में संशोधन कर सर्क के निर्माण की घूर्णन फिसलन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। लेविस महोदय के अनुसार सर्क के निर्माण में हिम के पिघलने से प्राप्त जल का सर्वाधिक योगदान होता है। सर्क के निर्माण से संबंधित अन्य परिकल्पना है बर्गश्रीड सिद्धांत, जॉनसन रक्षणवादी सिद्धांत, गारवुड घूर्णन फिसलन सिद्धांत, W.V. लेविस हिम अपरदन सिद्धांत, हॉब्स। कास्ट मैदान उदाहरण है युगोस्लाविया का मैदान। अपरदनात्मक स्थल रूप हैं लैपिज, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट खिड़की, युवाला, पोलजे, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट घाटी, कंदरा या गुफा एवं प्राकृतिक पुल आदि। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। प्लेसर निक्षेप जलोढ़ पंख तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहलाता है। प्लेसर निम्न प्रकार के होते हैं जैसे जलोढ़ प्लेसर, समुद्र तट प्लेसर, पैलियो प्लेसर्स आदि। ये निक्षेप प्राचीन नदी चैनलों, सूखी घाटियों, समुद्र तटों तथा तटों की रेत में
या आसपास के जल निकायों में पाए जाते हैं। इन निक्षेपों में मुख्य रूप से सोना, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन और रूटाइल जैसे अयस्क पाए जाते हैं। पेडिमेंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? मरुस्थल में। पेडिमेंट के निर्माण से संबंधित नियम है लासन का सिद्धांत, मैगी का चादरी बाढ़ सिद्धांत, गिलबर्ट का पार्श्विक अपरदन सिद्धांत। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है वायु क्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? डी नहीं है। यह अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। केटिल, एस्कर, केम्स हिमजलीय निक्षेप से बनी आकृति है। कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति नहीं है? पोनोर्स, लेपीज तथा अंधी घाटी काष्ठ स्थलाकृति है, जबकि गर्तिका नहीं है। यह जलगति क्रिया द्वारा निर्मित होता है। लेपीज निम्नलिखित में से कौन एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है? हार्न, धूलिकूप, हमक ये हिमानीकृत स्थलाकृति हैं, जबकि लेपीज भूमिगत जल द्वारा निर्मित एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इंग्लैंड में इसे क्लिंट, जर्मनी में कैरेन तथा सर्बिया में बोगाज और डाल्मेशियन क्षेत्र में लेपीज कहते हैं। कौन भूआकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपरदनीय विशेषता है? हिमगह्वर, यारडंग, गार्ज, घोलरंध्र। जलीय ढाल सिद्धांत, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी आर्यहार्टन ने दिया था। बरखान भूआकृति का निर्माण होता है अर्थात निक्षेपण के द्वारा। बरखान का निर्माण पवन द्वारा बालू का निक्षेपण के कारण होता है। शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोधों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बों को उनकी आकृति के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। बरखान नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकली रहती हैं। अर्थात इस तरह से बरखान होता है। सीप भी बरखान की आकृति की तरह होता है, परंतु इसमें पवन की दिशा में सिर्फ एक भुजा होती है। परवलयिक जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, वहाँ परवलयिक बालू टिब्बों का निर्माण होता है। किस प्रकार के बालू का निक्षेप को हॉलबैक भी कहा जाता है? बालू का स्तूप को हॉलबैक भी कहा जाता है। हेलबैक पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। बालू का स्तूप मरुस्थलीय भागों के प्रमुख स्थल रूप हैं। मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबैक स्तूप कहा जाता है तथा उनके बृहद रूप को द्रास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाकार डेल्टा का सही उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा। यह मिनेसोटा राज्य में इटास्का झील से निकलती है। इसका लगभग 3778 किलोमीटर लंबाई है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है, जिसके साथ मिलकर यह विश्व के सबसे बड़े सहायक नदी तंत्र का निर्माण करती है। बर्ड्स फूट डेल्टा का यह निर्माण करती है। फियोर्ड द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है
ये हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। नदी मार्ग में निक पॉइंट की पहचान किसकी उपस्थिति के द्वारा की जा सकती है? कठोर चट्टानें। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाले भूमि को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। सर्वप्रथम मूलर महोदय ने सन 1948 में परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है तथा वह भाग हिमीकृत अवस्था में रहता है। किर्क ब्रायन ने ऐसे क्षेत्रों को पारजेलिसॉल शब्द का उपयोग किया तथा इसका तात्पर्य होता है सतत जमा हुआ धरातल। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाले भूमि को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट की गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर होता है। वर्तमान में साइबेरिया के उत्तरी भाग की अधिकतम गहराई का पता लगाया गया है। इसके अलावा साइबेरिया के ताइमीर प्रायद्वीप में 500 मीटर, अलास्का में 314 मीटर तथा उत्तरी कनाडा में 450 मीटर गहराई तक परमाफ्रॉस्ट का विकास हुआ है। तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला संकरा उंगलीनुमा बालुकातम तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है कहलाता है स्पिट। सीप के संदर्भ में सही कथन छाटिए। सीप परवलयिक बालुका स्तूप होते हैं। सीप केवल एक भुजा वाला बालुका स्तूप है। सीप केवल एक भुजा वाला बालुका स्तूप है। पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। स्तूपों का पवनोन्मुख ढाल अर्थात विंडवर्ड स्लोप मंद तथा लीवार्ड स्लोप तीव्र होता है। समान रूप से ये स्तूप आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, लीबिया तथा सहारा के मरुस्थलों में इन स्तूपों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस तरह के स्तूप को लीनियर ड्यून, रेत, सैंड रिज, अलाब ड्यून्स आदि नामों से जाना जाता है। घाटी रंध्र स्थलाकृति संबंधित है भूमिगत जल से। भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर के चूना पत्थर क्षेत्र के स्थलाकृतियों के आधार पर रखा गया है। सर्क नाम से भी जाना जाता है CWN। सर्क हिमनद के घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। देखने पर सर्क अर्धगोले रंगमंच अर्थात एम्फीथिएटर के समान लगते हैं। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता है। सर्क को कोरिकार CWN वेल्स में तथा स्कैंडिनेविया में वोटननेड जेडल के नाम से जाना जाता है। उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें गहरी समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं कहलाता है फियोर्ड। ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासजिस की मध्य भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? राइन। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों एवं 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। रोन नदी के किनारे फ्रांस का प्रसिद्ध शहर लियोन स्थित है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे स्थित जलप्रपात है विक्टोरिया प्रपात, जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला, टुगोला जलप्रपात अफ्रीका, रिबन प्रपात कैलिफोर्निया तथा नियाग्रा कनाडा तथा USA के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है?
सर्क, जलकुंड तथा मेसा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जबकि एस्कर एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। सर्क उत्पत्ति का वर्ग सिद्धांत जॉनसन के द्वारा दिया गया था। बर्गसुंड सिद्धांत जॉनसन के द्वारा 1904 में दिया गया था। बर्गसुंड सर्क में गतिशील हिम की ऊपरी सतह में निर्मित बाहरी तथा चौड़ी दरारों को बर्गसुंड कहते हैं। सर्क सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग में निर्मित एक अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी से मिलता हुआ विशाल गहरा गर्त होता है। निम्नलिखित में से काष्ठ स्थलाकृति हम्स को मिलान कर सकते हैं इंसेलबर्ग से। काष्ठ स्थलाकृति हम्स का इंसेलबर्ग से मिलान कर सकते हैं। हम्स काष्ठ प्रदेश में अपरदन चक्र के अंत में अपरदन से बनी अवशिष्ट पहाड़ियों को हम्स कहा जाता है, और इंसेलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्र में अपरदन के अंत में अपरदन से बनी छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियों एवं टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। हम्स एवं इंसेलबर्ग दोनों स्थलाकृतियां अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में पाई जाने वाली अवशिष्ट स्थलाकृतियां हैं, अतः दोनों से तुलना की जा सकती है। राजस्थान में भौतिक स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरोह कहलाते हैं। उत्खात स्थलाकृति बनास बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है रेडियल। ड्रमलिन्स तथा एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप में जो हिमनद द्वारा बनते हैं। दुनिया के किस भाग में वायु पर्दन से बने भूदृश्य को शेरिर और रेक कहा जाता है? सहारा। निम्नलिखित में से कौन से हिमघाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? पट्ट। हिमनदी सरोवर के अचानक फट जाने से उत्पन्न बाढ़ अर्थात GLOF के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ABC। हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल होना, बृहद अनुप्रवाह से निश्रित पानी से बाढ़ आना, कुछ सेकंडों के लिए घटित त्वरित घटना। प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। ए गलत है और आर सही है। इसका 1/9 भाग जल के ऊपर दिखाई पड़ता है और जल में अधिकांश डूबा रहता है। प्लावी हिमशैल के प्रधान स्रोत उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका का विशाल हिमचादर है। यह विचार किसने दिया था कि एक हिमनद या उसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था? एल अगासिज का विचार था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था तथा अपरदन चक्र या भूआकृतिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले डेविस महोदय द्वारा किया गया। शीर्ष दीवार संबंधित है सर्क से। सूची मिलाना है जीवजैन पवन पोलजे भूमिगत जल केम हिमानी रैपिड्स बहता जल। बरखान का पवनमुखी ढाल तीव्र होता है। बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं।
ए गलत है, आर सही है। बरखान पवनोन्मुखी ढाल उत्तल अर्थात मंद होता है तथा पवन पवनोन्मुखी ढाल अवतल होता है। इस प्रकार बरखान का पवनोन्मुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। प्रचलित पवन तथा भंवर द्वारा बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में नुकीले सिरों में विभक्त होता है। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? जालीदार शिला। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, भूस्तंभ, जियोगेन, यार्डंग, ड्राईकांटर, पुल तथा खिड़की। निम्नलिखित में से किस भू-आकृति का निर्माण हिमानीय पर्दन से हुआ है? ड्रमलिन, सार्क, नोनाटक, हर्न ये हिमानी निक्षेपण के द्वारा निर्मित हैं। शुद्ध तथा शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को बजाडा कहते हैं। जाजरील की घाटी अवस्थित है इजराइल में। आधुनिक इजराइल के उत्तर में लेबनान, उत्तरी पूर्व में सीरिया, जॉर्डन तथा पूर्व के वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम में मिस्र स्थित है। इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर, नेगेव रेगिस्तान इजराइल के कुल भूमि के आधे से अधिक भाग में शामिल है। जॉर्डन इजराइल की सबसे लंबी नदी है। पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है? अधिवृद्धि। इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है पवन संबंधी कार्यों से। जर्मनी में हिमगह्वर को अर्थात सर्क को कार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नदी का भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। नदी का भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है, यह कथन सत्य नहीं है। सत्य है, नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा जल की परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाएगी। केम की संरचना होती है बजरी से। केम का निर्माण बजरी से होता है। केम हिमनद के सीमांत एक एकत्रित मलबा के ढेर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, ये गलत है। ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली नहीं है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर 2 मुख्य प्रकार के हिमनदी हैं। हिमयुग भूमि के समस्थैतिक समायोजन को प्रभावित करती है। हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। कोल शब्द संबंधित है ग्लेशियर से। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है।
अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या में झीलें पाई जाती हैं स्कैंडिनेविया क्षेत्र में। यहाँ सबसे अधिक क्षेत्र फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी की कार्य से संबंधित नहीं है? संदूर, यह नदी कार्य से संबंधित नहीं है। नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, याजू नदी के कार्य से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लोएस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टियों के लिए उपयोग किया जाता है। सही है। लोएस सिंचाई वाले क्षेत्र में बहुत उपजाऊ होता है। लोएस का सबसे बड़ा जमाव होंगहो घाटी में पाया जाता है। लोएस मिसिसिपी, पेटागोनिया, न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। लोएस एक जर्मन शब्द है। राइन घाटी की बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। लोएस का जमाव वायु के निक्षेपण द्वारा चीन में पाया जाता है। पिडमॉन्ट मैदान नदी द्वारा बनता है। तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है 0.25 mm। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवस्थापन पैटर्न नदी के संगम पर पाया जाता है? त्रिकोणीय पैटर्न। त्रिकोणीय पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है, जहां बहुत सी सड़कें या मार्ग आकर मिलते हैं। तारा प्रतिरूप का विकास होता है। परिहिमानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो पाई जाती हैं अलास्का में। परिहिमानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो अलास्का में पाई जाती हैं। पिंगो एक एस्किमो शब्द है जिनका प्रयोग बिखरी हुई गुंबदाकार छोटी छोटी पहाड़ियों तथा टीलों के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग पोर्टसील्ड ने 1938 में उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में परिहिमानी क्षेत्र में फैले टीलों के लिए किया था। 1950 में एलसी पेल्टियर ने परिहिमानी मॉर्फोजेनेटिक प्रदेश की संकल्पना प्रस्तुत की थी। जैसलमेर भारत इयोसीन चूना पत्थर। खास रेगिस्तान अफगानिस्तान मृदा। सिनाई न्यूबिन बालू का पत्थर। सऊदी अरब केलिची चूना पत्थर। निम्नलिखित विद्वानों में से किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया? पेज, ब्लैक वेल्डर तथा जॉनसन। पेज, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया। जब नदी किसी स्थल का पार्श्विक अपरदन करती है तो उसमें अंतिम अवस्था में तीव्र ढाल का निर्माण होने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। यह रचना नदी वेदिकाओं से भिन्न होती है। नदी वेदिकाएं नदी घाटी के पार्श्व पर सोपान जैसी आकृतियां होती हैं। यह रचना अपरदन से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू-आकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं? सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक। पवन द्वारा घर्षण द्वारा पॉलिश रेत विस्फोटित और सांचे में ढला कंकड़ के रूप में जाना जाता है। त्रिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? कास्ट विंडो, डोलाइन्स तथा लेपीज ये अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं, जबकि स्टेलेगमाइट एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है भूमिगत जल द्वारा। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपरदन से बनी हैं? भूस्तंभ, छत्रक शिला तथा यारडंग। पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है वातगर्त, छत्रक शिला, जीवगेन, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, यारडंग, ड्राई कांटर, जालीदार शिला
जबकि निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं बालू का स्तूप, लोयस। प्राकृतिक तटबंध, बहता जल, टेरा रोसा, भूमिगत जल, सर्क, हिमानी, इंसेलबर्ग, पवन। नदी अपरदन से विकसित निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, तलहटीय मैदान, बाढ़ीय मैदान, डेल्टा। ज्यूगेन, पवन, पोलजे, भूमिगत जल, केम, हिमानी, रैपिड्स, बहता जल। कथनों का परीक्षण करते हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमोड़ निक्षेप जनित स्थलाकृति है, सही। सर्क एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, सही। गिरिशृंग एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, ये भी सही। ड्रमलिन एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, सही। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? भेड़फेट शिला ये नहीं है, जबकि हिमोड़, ड्रमलिन और केम है। निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक रूप नहीं है? आश्चुताश्म, निश्चुताश्म तथा कंदरावा गुफाएं हैं, जबकि लैपीज नहीं है। ये एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है भूमिगत जल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? बरखान ये निक्षेपणात्मक है, जबकि इंसेलबर्ग ड्राईकांटर, गारा या छत्रक शिला है। बरखान विशिष्ट प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। इनका आकार चापाकार या अर्धचंद्राकार होता है। इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण होता है। परंतु इनके शिखर या सींग वायु की दिशा में समानांतर होते हैं। बर्फखान प्राय श्रृंखला में पाए जाते हैं। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? वायु द्वारा। स्टोन लैटिस स्थलाकृति मरुस्थलीय प्रदेशों में खड़े हुए चट्टानीय स्तूपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के चट्टानों की संरचना में काफी विषमता पाई जाती है और इनमें हवा द्वारा अपरदन भी भिन्न अनुपात से होता है तथा चट्टानों में धीरे धीरे छिद्र निकल आते हैं और जाली युक्त दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं है? प्राकृतिक तटबंध, जबकि निर्मित हैं जलप्रपात, जलगर्तिका और द्रुत प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन हिमनदन संबंधित स्थलाकृति नहीं है? अरेट, टार्न और नुनाटक हैं, जबकि ह्यूम्स नहीं है। हम्स। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है? युवाला, अंधी घाटी, निमग्न संकरी घाटी सम्मिलित है, जबकि सीफ टिब्बा वायु द्वारा होता है। पैटरनस्टर झील क्या है? हिमनदीय सोपानों पर ज्वालामुखी या हिमनदीय सोपानों पर पैटरनॉक झीलें पाई जाती हैं हिमानीय पर्वतीय क्षेत्र में। जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स का निर्माण होता है? अनुदैर्ध्य टीलों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है? सर्क, टार्न और तीक्ष्ण शिखर हैं, जबकि फ्योर्ड नहीं है। इसका विकास यद्यपि दोनों गोलार्ध में हुआ है, परंतु यह प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया तथा नॉर्वे में अधिकता से पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का तट होता है। निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? पवनों द्वारा। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है काष्ठ भूदृश्य का। निक पॉइंट पुनर्युवन घोल रंध्र
कास्ट, अधिकेंद्र, भूकंप, जलोढ़ नदी। डोलाइन कास्ट उच्चावच डोलोमाइट एक खनिज है, जबकि डोंगा शुष्क जलमार्ग, ड्राई कंटर, वायु अपर्दित रूप। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में। एड्रियाटिक के तट की नदी से जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उनमें कास्ट स्थलाकृति सर्वप्रथम है। भू-आकृति का सर्वाधिक भिन्न स्वरूप ऐसी विशिष्ट चट्टान के साथ संबंधित होता है जो चूना पत्थर पर अथवा भूमि के सतह के समीप विकसित होता है। ऐसी भू-आकृति को कास्ट स्थला रूप कहा जाता है, जो भूतपूर्व यूगोस्लाविया के एक क्षेत्र के नाम पर आधारित है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति यूगोस्लाविया तथा उसके सटे हुए एड्रियाटिक समुद्र की सीमा पर इटली के भाग के किसी संकुचित भूमि पठार से हुई है। गोर वायुड़ क्षेत्र, द्रोणिका पर्वतन पट्टी, ग्रैबो स्थलखंड तथा ग्रोइन वेलांचल। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन किसके द्वारा होता है? भूजल द्वारा। जल एक भौम जल विलय के कारण वायु में मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देता है, जिससे वर्षा जल में कार्बोनिक एसिड मिश्रित होता है। यह अम्ल अन्य खनिजों के साथ क्रिया करता है, विशेषतया चूना पत्थर के साथ होने वाली इसकी क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। जब वर्षा जल चूना पत्थर की आकृतियों जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, चूने का कार्बोनेट घोल के रूप में प्रवाहित हो जाता है। यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपरदन का निर्माण होता है। मेसा मशरूम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मरुस्थलीय स्थलाकृति। मशरूम अर्थात गारा। यह अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होता है। निम्न में से कौन एक दिग्नित संरचना जनित स्थल रूप है? क्वेस्टा। क्वेस्टा एक स्पेनिश शब्द है, इसका तात्पर्य है पहाड़ी श्रेणी। जब अपरदन कठोर शैल में लावा गुंबद का प्रदेश होता है तो इस प्रकार बने स्थल रूप को हॉगबैक कहते हैं। हॉगबैक एक लंबी तथा पतली श्रेणी के रूप में होता है, जिनका डिप एवं ढाल खड़े होते हैं। इसी प्रकार क्वेस्टा का भी निर्माण होता है। क्वेस्टा में हॉगबैक में अंतर यह है कि क्वेस्टा का ढाल एवं डिप खड़े ढाल वाला नहीं होता, वरन झुका हुआ होता है। अधिकांश भू-आकृतिक क्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होती हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण एक भू-आकृतिक क्रिया है। ये और दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह सामान्य भ्रंश है। तनाव के कारण नीचे फेंके गए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह सामान्य भ्रंश है। वो व्युत्क्रम भ्रंश खिंचाव के कारण निर्मित होता है, अर्थात इस तरह से। इस भ्रंश में दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के तरफ खिसकते हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इसे आरोढ़ भ्रंश भी कहा जाता है। मृत घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता अर्थात गर्मी के लिए जानी जाती है। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक तापमान डेथ वैली
में 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण का कार्य परिणाम नहीं है? नदी वेदिका। जलोढ़ पंख प्राकृतिक तटबंध तथा डेल्टा है। नदी वेदिका पुनर्युवन से संबंधित है। छत्रक शिला अपरदन के किस कारक का प्रतिफल है? पवन। मशरूम रॉक या गारा इसे कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? डोलाइन भूमिगत सही यारडंग पवन द्वारा निर्मित है। तटबंध नदी जीवजैन पवन। किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकु के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है? बजादा। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। चारों ओर से नदियां निकलकर बाल्सन में जाती हैं। इन नदियों द्वारा बाल्सन के मध्य में सिल्ट तथा नमक के समतल भाग को प्लेया कहते हैं। बजादा मैदान का वह भाग है जो प्लेया से मिला रहता है। बजादा मलबा के निक्षेप से बनता है। निम्न कथनों में से कौन एक सही है? जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमणाप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है जब किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होता है। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन भूजल द्वारा होता है। अस्थायी तुषार पिंगो पटल विरूपण होस्ट प्रवाहित जल बाढ़ मैदान समुद्री तरंगे स्टैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जलगर्तिका नदी स्थलाकृति अपरदन। हिम सुमार्जित निम्न में से किसमें पाई जाती हैं? अर्थात रासमुटान। ये बातोड़ स्थलाकृति है। निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया? एएन स्ट्रॉलर ने। एएन स्ट्रॉलर ने किया। किसी भी प्रवाह बेसिन के आकारमितीय अध्ययन के लिए सबसे पहले उसके जाल को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। गोखुर लैगून प्लाया चिल्का लैगून है। जबकि लोनार एक क्रेटर है। प्लाया सांभर और गोखुर सुरहताल। पटल विरूपण होस्ट पवन बरखान अस्थायी तुषार प्रतिरूपित भूमि तथा तरंगे स्टैग। ड्रमलिन हिमानी अंधी घाटी चूना पत्थर यारडंग पवन गोखुर झील नदी। निम्नलिखित में से किसमें फियोर्ड तट नहीं पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पवनकृत बरखान हिमानीकृत पैटर्नास्टल झील कास्ट अंधी घाटी समुद्र तटीय लटकता भृगु। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी के विषय में सही है? यह संरचना के आर पार प्रवाहित होती है। मध्य भाग में किसी नदी का मार्ग विसर्पी होता है?
मध्य भाग में भूमि समतल होता है तथा नदी की गति सापेक्षतया मंद होती है। प्रवर्धित नदी में न तो शुद्ध अपरदन होता है और न ही शुद्ध निक्षेपण। यह सुलभ ऊर्जा एवं संपादित किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन का द्योतक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगपुच्छ, हिमानी, गासी मरुस्थल और नमनकुंड नदी। टोम्बोलो एक समुद्री तरंग द्वारा। प्राप्ति के अवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? डाइक, लोकोलिथ, शिलीय ज्वालामुखी से संबंधित है तथा परिपोषित शंकु ज्वालामुखी के ऊपर बनता है। निम्नलिखित में से कौन हिमपूर्व भू आकृति है? पल्सा। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण से सर्वाधिक संबंधित है? अपस्फीति, अपघर्षण, संक्षारण तथा खड्ड निर्माण नहीं है। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था लेजिंस्की ने। 1909 में परिहिमानी शब्द का प्रयोग किया था। बालू यप्र, जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, विशिष्ट स्थलाकृति लक्षण है मध्य गंगा मैदान में। निम्नांकित में से कौन सा झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? विक्टोरिया, चाड, टिटिकाका या बैकाल? बैकाल झील भ्रंश घाटी में स्थित विश्व का सबसे गहरी और मीठे पानी की झील है। इसमें पवित्र सागर, ब्लू व्हाई ऑव साइबेरिया तथा पर्ल ऑव साइबेरिया भी कहा जाता है। विक्टोरिया युगांडा, तंजानिया और केन्या में स्थित है। टिटिकाका पेरू और बोलिविया में। चाड नाइजर और नाइजीरिया में। बैकाल रूस में। सुपीरियर अमेरिका, कनाडा में। मिशिगन यूएसए में। लोयर जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में। निम्न अपवाह प्रतिरूपों में कौन चुंबकीय संरचना से संबंधित है? गुंबदीय संरचना से। ये वलयाकार है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? स्टैग समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है, सही है। बासन एक मरुस्थलीय बेसिन है, सही है। अपरदन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक अवदलन रासायनिक नहीं बल्कि भौतिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया है। टालूस पर्वत पदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के निक्षेप होते हैं। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है महाद्वीपीय हिमानी क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? वात क्षेत्र उष्ण मरुस्थल, हमादा आर्द्र प्रदेश, अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश। ये सही है। प्राकृतिक तटबंध समुद्री तटीय प्रदेश नहीं जबकि जलीय क्षेत्र। अंधी घाटी काष्ठ वात क्षेत्र समुद्री तटीय प्रदेश, हमादा उष्ण मरुस्थल, प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा। मशरूम भू आकृति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। हिमानी के क्षेत्र में पाए जाने वाले रासमोटॉन अपरदनात्मक स्थलाकृति है। सॉसर महोदय ने 1804 में इस प्रकार की स्थलाकृति को रासमोटॉन नाम दिया था। डी सॉसर। निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? प्लाया। निम्न स्थल रूपों में से कौन सर्क के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है? रेत। कौन नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? नील नदी। नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जो 23,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। से सभी डेल्टा प्रदेश इसकी अपेक्षाकृत छोटे हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का सुंदरवन डेल्टा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्क हिमानी
घाटी के ऊपरी छोर पर पाए जाते हैं। स्विस आल्प्स की चोटी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोनों सत्य है। नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्पण करती है। सही है। इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है। सही और सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण डायोस्ट्रॉफिज्म से नहीं हुआ है? घाटी का। घाटी का संबंध पटल विरूपणी से नहीं है, जबकि मोड़दार दरार एवं उत्थापन का संबंध डायोस्ट्रॉफिज्म से है। डायोस्ट्रॉफिक फोर्स दो प्रकार के हैं, एक महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल को दो भागों में, एक इमरजेंसी और सबमर्जेंसी में बांटा गया है, जबकि पर्वत निर्माणकारी बल है टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन को दो भागों में बांटा गया है, क्रस्टल फ्रैक्शन क्रैकिंग और फॉल्टिंग में, जबकि क्रस्टल बेंडिंग अर्थात मुड़न मुड़ना होता है। इसमें संवलन और वलन होता है। संवलन दो प्रकार के हैं, एक अपवार्पिंग संवलन तथा डाउनवार्पिंग है। हवा के द्वारा मरुस्थलीय धूल कण के जमाव से लोएस का निर्माण होता है। लोएस में रेवाइंस का निर्माण होता है। सही है और सही व्याख्या है। लोएस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान रिchthofen द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। लोएस का जमाव रेगिस्तान से दूरस्थ भागों में होता है। इसमें मिट्टियों के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं मिलती। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा। अर्क्यूट डेल्टा बनाती है नील नदी। इसकी जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर सक्रिय रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं नील, राइन, होंगहो, इरावती, वोल्गा, डेन्यूब, सिंधु, नाइजर, मिरांग, योलीग, गंगा आदि। इस पर है पठार का कटा हुआ भाग। पठार के कटे हुए भाग को इस पर कहते हैं। बहते हुए जल नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन। नदी के शीर्ष से मुहाने की ओर मिलने वाले भूदृश्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जलप्रपात, नदी वेदिका, अंतर संबंधित स्पर, बाढ़कृत मैदान। निम्नलिखित में से कौन रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता? गोखुर झील। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? प्लाया। वर्गश्रोण स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? हिमनद। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। इसका हवा की ओर ढाल मंद तथा हवा के विपरीत ढाल तीव्र होता है। अर्धचंद्राकार स्थलाकृति। यह एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को बाल्सन कहते हैं। महासागरीय तट या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को किस नाम से जाना जाता है? टोम्बोलो। समुद्री तट के शीर्ष स्थल अर्थात हेडलैंड से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। इस तरह टोम्बोलो तट तथा द्वीप के बीच पुल का निर्माण करते हैं। हिमनदी अरेट, समुद्री टोम्बोलो, नदीय जलोढ़, पंखारूपी प्रसार, वातोड़, यारडंग। गोखुर झील को जाना जाता है बिल्लावोंग, मोर्ट झील, बायू।
मैदानी क्षेत्रों में मोड़ के कारण नदी के अवतल किनारे से तीव्र वेग से धारा टकराती है, इससे वहां के मोड़ बढ़ते जाते हैं। धारा अवतल किनारे के कटे हुए पदार्थ को उत्तल किनारे पर जमा करती है। इस प्रकार निरंतर अवतल किनारों पर अपरदन एवं उत्तल किनारों पर जमाव होता है। अत्यधिक कटाव से नदी का मार्ग सीधा हो जाता है, मोड़दार भाग बच जाता है, इसे गोखुर झील कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनात्मक आकृति नहीं है? प्राकृतिक तटबंध एक निक्षेपणात्मक आकृति है, जबकि प्रपात, आरेत और गिरिशृंग अपरदनात्मक है। वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। गलत। एस्कर सहिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। सही। दीर्घ आकारी सपाट शीर्षों के बालू के कटक को जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं, क्यों किस नाम से पुकारा जाता है? व्हेल बैक। बहता जल, अधाकर्तित विसर्प, गतिशील हिम, निलंबी घाटी, बहती हवा, शीर्ष और खाड़ी। बहती हवा चापाकार डिब्बा। तथा लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? फियोर्ड। फियोर्ड एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास यद्यपि दोनों गोलार्धों में है, परंतु यहाँ प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, नॉर्वे में अधिकता से मिलती है। यह उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा बनेंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की अधिकता है। महाद्वीप जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, जिससे ग्लेशिएशन एज व ग्लोबल वार्मिंग होते रहने से जलस्तर ऊंचे नीचे होते रहते हैं। विवर्तनिक बल के कारण निम्नांकित में से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का। रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निमग्न उच्च भूमि तटरेखा। रिया निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का निर्माण उदाहरण है। रिया किनारा का निर्माण सब एक्रियल इरोजन द्वारा प्रभावित स्थल के आंशिक रूप से जलमग्न होने से होता है। वास्तव में नदियों के ऐसरी के जलमग्न हो जाने से रिया का निर्माण होता है। रिया किनारा कीपाकार होता है तथा स्थल की ओर संकरा होता है। इस तरह रिया के शीर्ष भाग पर नदी का मुहाना तथा दूसरे सिरे पर खुला सागर होता है। शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती है बजादा। नदीय पर्दन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही क्रम है क्षिप्रिका, जलप्रपात, जलोढ़ पंख तथा संप्राय मैदान। क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम और ढाल सामान्य होता है। नदी घाटियां अपनी तरुणावस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती हैं। नदी जलगर्तिका वेदन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपरदनीय प्रक्रिया है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित होती है। नदी अपरदन चक्र की जीर्णावस्था में, नदी अपरदन चक्र की तरुणावस्था में। नदी का बेसिन है बृहद प्रदेश। केटिल प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त टार्न हिमगोलाश्म मृत्तिका की अंडाकार या
सर्क पर निवास करने वाले प्रमुख सरोवर एस्कर होते हैं। निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक ड्रमलिन हिम गोलाश्म मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी। सक्रिय परत पद संबंधित है पर हिमनदीय प्रक्रिया से। सक्रिय परत परहिमनीय प्रक्रिया से संबंधित है जिन क्षेत्र में विशुद्ध परहिमनीय जलवायु पाई जाती है और परमाफ्रॉस्ट का पूर्ण विकास हुआ होता है, वहां भी धरातल की ऊपरी सतह का वर्ष भर हिमीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार परमाफ्रॉस्ट स्तर के ऊपर एक ऐसी सतह होती है जिसमें मौसम के साथ तापक्रम में परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म काल के आगमन के साथ जैसे ही तापक्रम 0 डिग्री से ऊपर उठने लगता है, हिमीकृत ऊपरी सतह पिघलने लगती है, परंतु गर्मी बढ़ जाने से ऊपरी सतह दिन रात पिघली अवस्था में होती है। शरद के आगमन के साथ यह सतह पुनः जमने लगती है। इस सतह को सक्रिय परत कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? प्राकृतिक तटबंध युवावस्था से संबंधित है। जलज गर्तिका, गार्ज तथा नदी अपहरण, वी आकार की घाटी, कैनियन, संरचनात्मक सोपान, और जबकि जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से। वायु की दिशा के दाहिनों कोणों पर लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहा जाता है अनुप्रस्थ टिब्बा। काष्ठ चक्र विजिक ने दिया था। पेडिमेंट निर्माण का चादरी प्रवाह सिद्धांत मेकगी ने दिया। पेडिप्लेन का सिद्धांत मैक्सन एवं एडरसन ने दिया, जबकि काष्ठ प्रदेश में प्राकृतिक पुलों का निर्माण वुडवर्ड ने दिया था। फ्योर्ड रेखा निम्नलिखित में से किसके कारण निर्मित होती है? हिमनदीय तट का अधोगमन। फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमनदीय जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण। फर्न हिमनदीय जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण से संबंधित है। फर्न या कड़हिम एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पुराना कणिकामय हिम। कम से कम इसके द्वितीय संचयन मौसम में जो फर्नी भवन अथवा संक्षारण द्वारा हिमनद हिम में परिवर्तन प्रक्रिया के कारण होता है। नेवे एक फ्रेंच शब्द है। अनेक हिमनदवेत्ता नेवे को हिम का पर्यायवाची मानते हैं। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? ये है विसर्प। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं हुआ है? ड्रमलिन, लटकती घाटी, गिरिश्रिंग, टार्न हिमानी अपरदन द्वारा हुआ है। टार्न झील संबंधित है सर्क से। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? बरखान, ये वायु से संबंधित है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति संबंधित है एस्कर। अन्य सभी अपरदनात्मक से संबंधित है। नुनाटक का संबंध अपरदन की किस अवस्था से है? प्रौढ़ावस्था। अपरदन चक्र का प्रकार। सरिता अपरदन चक्र 3, हिमनद प्रदेश अपरदन चक्र 3, मरुस्थलीय अपरदन चक्र 4 तथा जलमग्न किनारों पर अपरदन चक्र 3। डेल्टा एक आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा 2 रचना की प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। डेल्टा पहला है आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा रचना प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन सही है, रचना के आकार पर 2 प्रकार के। पहला कथन गलत है। आकृति के अनुसार डेल्टा 5 प्रकार के होते हैं।
एवं रचना की के अनुसार डेल्टा 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन सही है। आकृति के आधार पर 5 प्रकार के डेल्टा हैं: चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वालामुखी डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा तथा लोबेट डेल्टा। विस्तार के अनुसार डेल्टा 2 हैं: ग्रोइंग डेल्टा तथा ब्लॉक्ड डेल्टा। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थल, रूप और कारक। यारडंग वायु, ज्वालामुखी नदी, लटकती घाटी, भूमिगत जल, नौनाटक, हिमानी। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहा जाता है महाखड्ड, जबकि नदी के किनारे वाले भाग को कगार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं, ये गलत है। चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, सही। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न चरणों का सही क्रम है? जलप्रपात, नदी वेदिका, विसर्प रोधिकाएं और गोखूर झील। निम्नलिखित में से कौन सा सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदी या स्थलाकृति पर पाई जाती है? ड्रमलिन और लटकती घाटी। का और गा। प्राकृतिक तटबंध नदी एस्कर हिमनदी, पोलजे, कास्ट तथा बरखान वातोड़। यारडंग वायु द्वारा सही सुमेलित या शरी नदी द्वारा, लटकती घाटी हिमानी द्वारा, नूनाटक भूमिगत जल द्वारा नहीं बल्कि हिमानी द्वारा। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद अर्थात वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं पेडीमॉन्ट ग्लेशियर। हिमानी की प्रवाह के साथ ही उसके साथ ढेर सारे अवसाद भी बहने लगते हैं और हिमानी का निवर्तन होने पर ये ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में पार्श्ववर्ती, मध्यवर्ती, तलस्थ तथा अग्रस्त हिमोड़ जमाव के रूप में जमा हो जाते हैं, जबकि पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसको पर्वतीय या गिरिपद हिमनद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? यह है हिमानी धावत मैदान, फियोर्ड हिमानी अपरदन, मोरेन हिमोड़ निक्षेप, ड्रमलिन हिमोड़ निक्षेपण। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? पवन द्वारा अपरदन। बाल्सन संबंधित है शुष्क स्थलाकृति से। घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है? सी, मुहाने के निकट, जहां नदी का वेग काफी कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? लोपनोर झील। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहते हैं। ड्राई कांटर शुष्क स्थलाकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूरूप नहीं है? केम नहीं है, ये निक्षेपणात्मक है, जबकि नूनाटक, तीव्रकटक, भेड़पीड़ शैल ये अपरदनात्मक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जलीय तटबंध, डेल्टा, कास्ट भूस्थलाकृति, तटीय रोधिका। ये सभी नदी से संबंधित है, जबकि ये भूमिगत जल से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। गतिमान बर्फ का वेग
क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी क्षेत्र की मोटाई के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटी की मिट्टियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। लोयस वायु निक्षेप, हिमोड़ हिमानी निक्षेप, बजरी समुद्री निक्षेप तथा सिल्ट नदी निक्षेप। निम्नलिखित में से झील माला अर्थात पैटर्न की कौन सी विशेषता है? हिमनदी सोपानों पर बनी झील। अरेत हिमानी, पोलजे, भौमजल, यारडंग पवन, गार्ज बहता हुआ जल। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? ये है केम वेदिका। पैटर्नास्टल सामान्य रूप से किसकी विशेषता है? हिमानी द्रोणी से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमी अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? उत्पाटन।